स्वागत स्वागत स्वागत। आप तमाम डबल स्टार से प्यार करने वाले परीक्षार्थियों का स्वागत है। जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि आपके लिए खुशखबरी का समय आ चुका है। 1288 112 डायल के बिहार दरोगा की वैकेंसी मई 2023 में 100% आएगी साथियों, और इसके लिए आपको तैयारी करनी होगी। और यही तैयारी को धार देने के लिए आपके बीच उपस्थित हुआ है आपका अपना भाई सर्वेश। और आपको पता है कि मैं सर्वेश हर दिन आपको कराता हूं बिहार दरोगा से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट सेट। जैसे कि मैंने आपको कल ही कराया है बिहार दरोगा प्री से संबंधित रोशन आनंद सर का सेट नंबर 18, वो भी गारंटेड बैच ऑनलाइन सेट जो प्रोवाइड किया जाता है और जो ऑनलाइन सेट भी होता है, उस सेट का एकदम डिटेल डिस्कशन रोशन आनंद सर से ज्यादा अच्छे से। और फिर आज मैं आपके लिए लेकर उपस्थित हो चुका हूं एडुटेरिया का, और ये एडुटेरिया का जो है सेट नंबर 3, 4 एंड 5 डिटेल ऑपरेशन के साथ होगा। और मैं आपको वादे के साथ कह रहा हूं साथियों, आप पढ़ो चाहे कहीं से, सेट लगाओ सर्विस क्लासेस केजीजी से ही, और हर दिन एक सेट लगाना है। क्योंकि आपको पता है कि अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे तो आप पॉलिटी भूल रहे, पॉलिटी पढ़ रहे, हिस्ट्री भूल रहे, मतलब सभी क्वेश्चन 100 क्वेश्चन से हर दिन रूबरू होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिहार दरोगा के लिए। क्योंकि अब जो है कंपटीशन, पिछले बार मात्र 6.25 लाख बच्चे ने फॉर्म भरा था, और इस बार जो है वो संख्या बढ़कर 7 से 7.5 लाख तक जाने वाली है। और उसके बीच में से आपको वो 20% 20 गुना स्टूडेंट में आना होगा। जैसे मान लीजिए अगर 1300 सीट आ गया तो 1300 का 20 गुना होगा 26,000। आपको 26,000 के अंदर आने के लिए जी जान लगाना होगा साथियों। तो आइए, आप इस अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार है तो आपका भाई मेहनत करवाने के लिए तैयार है। अगर आप लोग हमारे गाइडेंस में जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और कोई भी समस्या हो बिहार दरोगा से संबंधित तो हमें मैसेज कीजिए, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, बताने की कोशिश करूंगा। क्योंकि आपका भाई 2 बार बिहार दरोगा पीटी और मेंस दोनों क्वालिफाई है, बस रनिंग में डिस्क्वालीफाई है। तो पढ़ाई लिखाई के मामले में आप कुछ भी हमसे पूछ सकते हैं साथियों। ओके, तो आइए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बिहार दरोगा का मॉडल प्रैक्टिस सेट एडुटेरिया का, ठीक। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, आइए सेट नंबर 3 से हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे, और पूरा डिटेल से करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। और आप लोग भी हड़बड़ाइए मत, पूरा अच्छे से देखिए, ताकि आप जो है क्या कर सके, आने वाले एग्जाम में ऐसे प्रश्न जरूर छपेंगे। मैं आपको जितना सेट करवा रखा हूं, मतलब अभी तक हमारे चैनल पे लगभग 100 सेट होने वाले हैं। ये 100 सेट अगर आप देख के जाते हैं तो यकीन मानिए कि इस 100 सेट से आपका 50 क्वेश्चन तो जरूर आएगा। और तब आप क्वेश्चन के खोपड़ी में छेद कीजिएगा तो आपको हमारी याद आ सकती है। और ये नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन वही आएगा जो आपका क्वेश्चन यहाँ है, जो मैं डिस्कशन कराता हूं वहां से ज्यादा क्वेश्चन आएगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है। ओके, एडुटेरिया, ज्ञान बिंदु और कौटिल्य जीएस, ये 3 ऐसे संस्थान है जहां से बिहार दरोगा में सर्वाधिक सिलेक्शन होता है, और एक खान सर का तो है ही। तो इन सबों के संस्थान का मॉडल प्रैक्टिस सेट और आपको बाकी वहां का थ्योरी पूरा डिटेल में मैं आपको करवा रहा हूं। ओके, पहला सवाल है आपके स्क्रीन पर। आपके स्क्रीन पर जो पहला सवाल है, महिला प्रीमियम लीग, वुमेन्स प्रीमियम लीग 2023 के पहले संस्करण के दौरान कुल कितने मैच खेले गए? आपको पता है कि इसमें कुल कितनी टीमें थी? 5 टीमें थी, और इसमें अभी विजेता भी बन गई है, और आईपीएल के बाद ऐसा किया गया, ठीक है। और प्रथम संस्करण का विजेता कौन बना? मुंबई इंडियंस बना। और कुल कितने मैच खेले गए? तो 22 मैच खेले गए। तो आप लोग याद रखिएगा, इसमें कुल कितने टीम थी? 5 टीम थी। विजेता कौन बनी? मुंबई इंडियंस बनी, इंडियंस, ठीक। और उसके बाद क्या है? अब देखिए अगला सवाल है, फरवरी 2023 में निम्न में से किन राज्यों में विधानसभा चुनाव नहीं कराए गए थे? तो फरवरी 2023 में जो है आपका कहां विधानसभा चुनाव नहीं कराया गया? तो मणिपुर में नहीं कराएगा, बाकी त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में कराया गया। त्रिपुरा में मानिक सरकार क्या बन गए? मुख्यमंत्री बन गए, ठीक ना।
आइए अगला देखते हैं, बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष शहीद दिवस किस तिथि को मनाए जाने की घोषणा की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि विश्व में शहीद दिवस, भारत में शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। लेकिन बिहार सरकार कब मनाएगा शहीद दिवस? तो प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी को बिहार में शहीद दिवस मनाया जाएगा। ओके। कौन सा भारत का कौन सा राज्य मसाला उत्पादन में अग्रगण्य है? यह भी क्वेश्चन क्या है, भारत का कौन सा राज्य मसाला उत्पादन में अग्रगण्य है? तो यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है कि आप लोग मसाला उत्पादन में जानते होंगे केरल को, लेकिन अभी केरल को पछाड़कर मसाला उत्पादन में आगे निकल चुका है मध्य प्रदेश। कौन निकल चुका है? मध्य प्रदेश। जबकि पूरे विश्व में सर्वाधिक मसाला का उत्पादन भारत हो। चावल उत्पादन, और चावल उत्पादन में अग्रगण्य देश कौन है आपका? तो ये पश्चिम बंगाल है, ठीक ना। और कॉफी का एकमात्र उत्पादन कहाँ होता है? कर्नाटका में। और यकीन मानिए कि ये सभी डिस्कशन आपको एडिटोरियल बुक में नहीं दिया हुआ है, इसलिए आप बुक से अगर आप पढ़ रहे हैं तो सिर्फ उतना पढ़ रहे हैं जितना कि सब पढ़ रहा है। लेकिन अगर आप सर्वेश क्लासेस केजी जी के साथ पढ़ रहे हैं तो आप उतना पढ़ रहे हैं जितना कि सब नहीं पढ़ रहा है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। कहता है पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो द्वारा संयुक्त रूप से निसार का परीक्षण कब करेगा? देखिए नासा द्वारा एक आर्टिमिस 1 भी लॉन्च किया जा रहा है, जिसमें मानव को फिर 1969 में जिस तरह अपोलो 11 के द्वारा भेजा गया था, अब आर्टिमिस के द्वारा भेजा जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पर है आपका 2024 तक। कब है? 2024 तक। श्री अन्न सम्मेलन वैश्विक मिलेट्स का आयोजन कहाँ किया गया? आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। देखिए डिस्कशन क्या है मेरा जोरदार इसीलिए होता है क्योंकि ये जो विश्व अन्न सम्मेलन वैश्विक मिलेट्स ये 2023 को माना गया है, इसी साल को। और ये किसके कहने पे माना गया? तो भारत के कहने पे। और मिलेट्स मतलब क्या होता है? मोटा अनाज, मोटा अनाज होता है। एक सेकेंड दोस्तों, इसको दबाइएगा तो चलेगा। इसको फिर ऐसे दबा दबा के देखा। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा मातुआ महामेला का आयोजन किस राज्य में किया गया? देखिए हाल ही में मातुआ महामेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये मातुआ महामेला का आयोजन ये तो इसका आंसर क्या था आपका? नई दिल्ली था, ठीक ना। और कहता हाल ही में मातुआ महामेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये पश्चिम बंगाल में किया गया। और पश्चिम बंगाल राज्य में अभी वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी हैं। और पश्चिम बंगाल की सीमा जो है ये कितने देशों के साथ लगती है? तो 3 देशों के साथ लगती है। ये भी इंपॉर्टेंट है। किसके किसके साथ? बांग्लादेश के साथ, भूटान के साथ और किसके साथ साथियों? कमेंट में कहता है। और गोवा को किस मिशन के तहत? तो ऑपरेशन विजय के तहत गोवा को आजाद करवाया गया था 1961 में, सबसे लास्ट में शामिल किया गया था, ठीक ना। नागालैंड में पहली बार एक महिला क्या बनी है? वहां की विधायक बनी है, जो कि प्रश्न आ चुका है पिछले सेट में, आप लोग नहीं देखे तो जाकर देखिए। 70वें प्रवासी दिवस के दौरान लगभग कितने देशों के प्रवासी प्रतिनिधियों ने भाग? अभी आज ही क्या है? 181 करोड़ लोग प्रवासी भारतीय प्रवासी हो चुके हैं। इसका रिकॉर्ड आया है किसका? संयुक्त राष्ट्र संघ का। और कहता है 17वें प्रवासी दिवस के दौरान लगभग कितने देशों के प्रवासी। और प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी के दिन ही क्या हुए थे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आए थे। और इस बार लगभग 70 देश के, कितने देशों के प्रवासियों ने भाग लिया? 70 देशों के। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ गीत का अवार्ड किसे दिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड के तहत सर्वप्रथम गीत का अवार्ड दिया गया नाटो मूवी का। और ये किस फिल्म का मूवी है? तो RRR का है, ठीक ना। और RRR आप देखे ही होंगे, ठीक ना। और ये फेबल मेंस में दिया गया है। कहां दिया गया? तो फेबल मेंस में। अगला क्वेश्चन है मिस यूनिवर्स 2022 का आयोजन क्या किया गया? तो मिस यूनिवर्स 2022 का आयोजन किया गया है। ये कितने नंबर का था? 71वें नंबर का मिस यूनिवर्स था। और इसका आयोजन किया गया कहां? अमेरिका में किया गया। और कहां किया गया? अमेरिका में। और इसका खिताब कौन जीता है? तो बारा बोनी गैब्रियल ने। किसने जीता है? बारा बोनी गैब्रियल ने जीता है। गैब्रियल, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किसे विश्व के सबसे ऊंचे शुद्ध क्षेत्र सियाचिन के कुमार पोस्ट पर तैनात किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट। कहता है विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन है? तो आपका यही सियाचिन है, जो भारत और चाइना के सीमा पर स्थित है, ठीक है ना। और इसमें यहाँ किसको किया गया है? तो यहाँ पर शिवा चौहान जी को क्या किया गया? यहाँ पर नियुक्त किया गया, ठीक ना। याद रखिएगा।
इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? देखिए बैडमिंटन में जो है किसने जीता है, तो जोनाथन क्रिस्टी ने। किसने जीता है? जोनाथन क्रिस्टी ने जीता है। और ये जोनाथन क्रिस्टी जो है ये क्या था, और ये कहाँ आयोजित हुआ था? जकार्ता में आयोजित हुआ था। और महिला एकल का खिताब आंग से यांग ने जीता है। किसने जीता है महिला एकल का खिताब? आंग से। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2023 का विषय क्या है? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पिछले सेट में 18वें सेट में ज्ञान बिंदु का 18वें सेट में भी यह क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आप पूरा सेट देखिए। और वहां पे मैं आपको बता रखा हूं कि महिला दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 8 मार्च को ही रूस की महिलाओं ने पहली बार रूस के राजा जार निकोलस द्वितीय के खिलाफ अभियान में भाग लिया था, इसीलिए महिला दिवस 8 मार्च को ही मनाया जाता है, ठीक ना। और इस बार का जो थीम था वो क्या था, तो डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्विपमेंट। मतलब क्या है, ऐसा इन्वेशन करो जिससे महिलाओं में या जेंडर इनइक्वालिटी आए, महिला और पुरुष में क्या है, एकता आ जाए। स्टेचू ऑफ बिलीफ की प्रतिमा अवस्थित है। देखिए हाल ही में नरेंद्र मोदी द्वारा 3-4 प्रतिमाओं का क्या किया गया, अनावरण किया गया है, जिसमें से आपका मोस्ट एक इंपॉर्टेंट प्रतिमा किसकी है, तो स्टेचू ऑफ बिलीफ, जो कि किसकी प्रतिमा है, भगवान शिव की प्रतिमा है। और स्टेचू ऑफ नॉलेज के रूप में अभी जो है तेलंगाना में किसकी प्रतिमा लॉन्च की गई है, बी.आर. अम्बेडकर जी की प्रतिमा लॉन्च की गई है। और आपको पता ही है कि बी.आर. अम्बेडकर जी जो है वो क्या थे, ज्ञान के प्रतीक थे। और 14 अप्रैल को विजडम डे के रूप में उनका जन्म दिवस भी मनाया जाता है, ठीक ना। और ये प्रतिमा, भगवान शिव की प्रतिमा कितनी मीटर ऊंची है, तो 112 मीटर ऊंची है। और ये कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। और स्टेच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी का भी क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। और स्टेच्यू ऑफ यूनिटी तो आपको पता ही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, जो कि कहाँ अवस्थित है, गुजरात के देवरिया शहर में अवस्थित है, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वाड शिखर सम्मेलन। देखिए क्वाड का मतलब क्या हो, क्वाड आप लोग क्वाड्रिलेटरल पढ़े होंगे, तो क्वाड्रिलेटरल में कितने भुजा होते हैं, 4 भुजा होते हैं साथियों। ये 4 भुजा में आपका क्या है, अमेरिका जापान और भारत और क्या है, भारत और ऑस्ट्रेलिया। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया, तो अमेरिका जापान भारत ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देशों से क्वाड बना है। और ये क्वाड, और आपको एक और ये याद रखना चाहिए, I2U2। आई मतलब इजराइल, और क्या है, इजराइल और इंडिया, यू मतलब क्या है, अमेरिका और यूएई, ये सब मिलकर एक I2U2 बनाया है। तो क्वाड शिखर सम्मेलन अभी हाल ही में कहाँ हुआ है। और देखिए वो क्वाड का जो स्थापना है किस लिए किया गया, तो चीन को टक्कर देने के लिए किया गया हिंद प्रशांत क्षेत्र में। और इसकी आयोजन कहाँ किया गया, ऑस्ट्रेलिया में किया गया। और क्वाड के सभी देश मिलकर कौन सा अभ्यास करते, तो मालाबार युद्ध अभ्यास करते हैं, ओके। तो ये सब आपको एडुटेरिया बुक में नहीं मिलेगा। किस शहर को सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी का पुरस्कार दिया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हेरिटेज सिटी का पुरस्कार दिया गया अहमदाबाद को। और अहमदाबाद कहीं की राजधानी नहीं है, आप लोग कंफ्यूज मत हो जाएगा कि अहमदाबाद गुजरात की राजधानी है। गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर है। लेकिन हाँ, अहमदाबाद क्या है, गुजरात का एक प्रमुख शहर है। एयर इंडिया ने किसके साथ अपने विलय को मंजूरी दे दी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एयर इंडिया ने किसके साथ अपने विलय को मंजूरी दे दी है, तो ये विस्तारा एयरलाइंस के साथ। किसके साथ, विस्तारा एयरलाइंस के साथ। टाटा सन्स के पूर्ण स्वामित्व वाली एयर इंडिया का विलय 2024 तक विस्तारा एयरलाइंस में कर दिया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि एयर इंडिया को क्या किया, भारत सरकार ने बेच दिया। और उसे किसने खरीदा, टाटा ने। और टाटा ने विश्व का सबसे बड़ा जो है एयर जेट को लेकर समझौता भी किया था, किसके साथ, अमेरिका और इटली के साथ। अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी 2024 में किस देश के द्वारा किया जाएगा, तो अंडर 19 मतलब वर्ल्ड कप, डायरेक्ट वर्ल्ड कप दे दिया, समझ जाइए आप, क्रिकेट। और इसकी मेजबानी किसके द्वारा किया जाएगा, तो श्रीलंका के द्वारा किया जाएगा, जिसकी हालत क्या है, अभी खस्ता है। और क्या कहता है, और 2026 में इसी की मेजबानी किसके द्वारा किया जाएगा, तो जिम्बाब्वे और नामीबिया के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। और जिम्बाब्वे और नामीबिया कहाँ अवस्थित है, अफ्रीका महादेश में अवस्थित है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान कौन सा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान कितना है, 126 है। और ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है ना। और ये जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है, ये देने का श्रेय किसे जाता है, तो भूटान के शासक को जाता है। और 136 देश इसमें टोटल शामिल हुआ था, जिसमें भारत कितने नंबर पर आया, 126 नंबर पर आया, ठीक। अगला देखिए, कहता है 32वें व्यास सम्मान 2023 में किसे सम्मानित किया गया, तो 32वें व्यास सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया ज्ञान चतुर्वेदी को। किसे सम्मानित किया गया, ज्ञान चतुर्वेदी को सम्मानित किया गया। और उन्हें यह पुरस्कार उनके उपन्यास पागल खाना के लिए दिया गया। इनका उपन्यास का नाम क्या है, पागल
खाना। तो आपसे यह भी पूछ सकता है कि पागल खाना उपन्यास के लिए किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, तो ज्ञान चक्रवर्ती को। याद रखिएगा कि ज्ञानपीठ व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी, ठीक है। पाक जलडमरू मध्य को तेजी से तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय कौन बने? देखिए पाक जलडमरू मध्य किसके बीच अवस्थित है, तो ये आपका भारत है, और भारत का यहाँ मन क्या है, ये पंबन, और यहाँ पर क्या है आपका श्रीलंका है, और इसी के बीच आपका क्या है, पाक जलडमरू मध्य स्थित है। तो इसे सबसे तेजी से तैरकर पार किया सपना रामेश सोलार ने। किसने? सपना रामेश सोलार ने पार किया है, ठीक है ना। अगला देखिए 22 नंबर सवाल, कहता है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसे प्रेसिडेंशियल कॉलर अवार्ड प्रदान किया गया? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्या है, आपकी भारत की 15वें नंबर की राष्ट्रपति है। कितने नंबर की? 15वें नंबर की। और किसे हराकर बनी है? तो जसवंत सिंह को। ओके, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। और ये जो है किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है INS द्रोणाचार्य को। किसे? INS द्रोणाचार्य को दिया गया। और आपको पता है कि INS विक्रांत एक पुराना था, और एक नया जो है इसे कोच्चि में क्या किया गया, कमीशन किया गया, जो पूर्णतः भारत के द्वारा बना हुआ है, ठीक है ना। INS का मतलब होता है इंडियन नेवल शिप। भारत की पहली व्यापारिक प्रयोगशाला स्थापित की गई है, मतलब पहली व्यापारिक प्रयोगशाला कहां पर स्थापित की गई है, तो जयपुर में। और जयपुर किसकी राजधानी है? राजस्थान की राजधानी है। इसे क्या कहा जाता है? पिंक सिटी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ब्रिटेन की महारानी के आगमन पर इस पूरे शहर को किस रंग से रंग दिया गया था? पीले पिंक कलर से कलर कर दिया गया था, ठीक है। कहता है मेथनॉल से चलने वाली पहली बस का अनावरण नागपुर में किसके द्वारा किया गया? तो ये आपको सिंपल पता है कि मोदी गवर्नमेंट के सबसे कुशल कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा। ओके, हाल ही में इला भट्ट का निधन हो गया, उनका संबंध किससे था? हाँ, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाल ही में इला भट्ट का निधन हो गया, इनका संबंध समाज सेवा से था। और इनका निधन कब हुआ? नवंबर 2022 में हुआ था, ठीक है ना। और महिलाओं को अधिकार और रोजगार देने के उद्देश्य से इन्होंने क्या किया था? स्वयं श्री महिला सेवा संघ की स्थापना की थी। किसकी? स्वयं श्री महिला सेवा संघ की स्थापना, स्वयं श्री महिला सेवा संघ। ओके, चलिए अगला सवाल है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? ये सवाल भी क्या आप लोगों को कोई दिक्कत होने वाला है? भारत का पहला सबसे बड़ा नदी बेसिन है गंगा नदी बेसिन, और दूसरे नंबर पर आपका है दक्षिण भारत का सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी बेसिन। दूसरे नंबर पर क्या है? सबसे बड़ी गोदावरी नदी बेसिन है। तो आप लोग ब्रह्मपुत्र के बारे में कंफ्यूजन मत होइएगा। ब्रह्मपुत्र नदियां जो है ज्यादातर पहाड़ों से होकर पाती है, इसलिए इसमें ज्यादातर बेसिन का निर्माण, मैदान का निर्माण नहीं होता है। हल्का फल्का मैदान का निर्माण होता है कहाँ? असम में। और थोड़ा बहुत कहाँ होता है? आपका बांग्लादेश में होता है। तो भारत के में सबसे ज्यादा नदी बेसिन है गंगा, और उसके बाद दूसरे नंबर पर है गोदावरी, ठीक है। और गोदावरी का उद्गम जो है ये त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से होता है, नासिक जिले से। और गोदावरी पर भी क्या लगता है आपको? नासिक में ही क्या लगता है? कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खैबर दर्रा, ये पाकिस्तान को अफगानिस्तान से जोड़ता है। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है, भारत और चीन को। रोहतांग दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और जोजिला दर्रा जो है ये कहां अवस्थित है? तो ये दो जोजिला दर्रा भी लद्दाख में स्थित है। सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा? नाथुला और जलेपला। तो नाथुला कहां भी अवस्थित है? सिक्किम में अवस्थित है। केसर मिश्रण है, केसर किसका मिश्रण है? और इसकी नाथुला दर्रा की ऊंचाई भी अगर आप जानना चाहें तो कितना है? 4328 मीटर। लेकिन भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन है? खारदुंगला दर्रा है, जो कि यहाँ ऑप्शन में नहीं है, इसलिए नाथुला हो रहा है। केसर मिश्रण है, देखिए केसर का उत्पादन भारत के एकमात्र राज्य कहाँ होता है? J&K में होता है। किस मिट्टी में होता है? करेबा मिट्टी में होता है, ठीक है ना। ये सब आपको नहीं मिलेगा। और केसर क्या है? तो बीज एवं कलियों का मिश्रण है। किसका? बीज एवं कलियों का मिश्रण है। मिकरी, मिकरी अबोर, डाफला, मिकरी अबोर, ये सब पहाड़ी है। और ये कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। डाफला अबोर कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। मिकरी की पहाड़ी है, यह कार्बी आंगलांग पठार का हिस्सा है। और इस पर मिश्री, डाफला, अबोर ये सब कहाँ है? अगर मिकरी है तो असम, और मिश्री, मिश्री, डाफला, अबोर ये सब का हिमालय का पूर्वोत्तर विस्तार है, जो कि कहाँ अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। वृक्षों को काटने से बचाने हेतु चिपको आंदोलन कब शुरू किया गया? इसके प्रणेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदर लाल बहुगुणा।
जिनका 2022 में क्या हो गया, निर्धन हो गया। और ये क्या था, तो सुंदरी वृक्ष, ये जो है वृक्ष को बचाने के लिए उत्तराखंड के गढ़वाल डिवीजन में स्टार्ट किया गया था। कब, 1917 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, कहता है निम्न में से किसका संबंध परिस्थिति संतुलन से नहीं है। देखिए परिस्थिति संतुलन के लिए क्या जरूरी है, तो वन रोपण तो जरूरी है। अगर वन नहीं रहेगा तो परिस्थिति संतुलन कैसे होगा। ओके, लेकिन अब देखिए क्या है, उसके बाद क्या है, वन जीव सुरक्षा जरूरी है, लेकिन औद्योगिक प्रबंधन जरूरी नहीं है, क्योंकि औद्योगिक प्रबंधन के बिना भी पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बना रहेगा। उद्योग अगर पहले नहीं था तो पारिस्थितिकी संतुलित ही था। उद्योग के आने से तो पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन पैदा हुआ है ना। इनमें से कौन सा देश स्थलारुद्ध है, तो स्थलारुद्ध देश किसे कहते हो, ऐसा देश जो क्या हो, चारों ओर से किससे घिरा हो साथियों, जमीन से घिरा हो, उसे क्या कहता है, स्थलारुद्ध। और ये क्या है आपका, हंगरी है, और आपका क्या है, यूक्रेन। तो क्या आप बताइए साथियों, क्या यूक्रेन भी आपका क्या स्थलारुद्ध देश हो जाता। लेकिन अगर यूक्रेन की सीमा किससे लगती है, तो काला सागर से लगती है, इसलिए बेचारा यूक्रेन बच गया। ठीक ना, वनस्पति जलवायु का, और उस काला सागर पे, पूरा काला सागर पे अभी रूस का कब्जा कर लिया है। तो उस हिसाब से तो यूक्रेन का कोई जहाज काला सागर में जाता नहीं है। तो आप लोग कह सकते हैं कि यूक्रेन क्या है, स्थलारुद्ध है अभी। क्या वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, देखिए वनस्पति जलवायु का सही सूचक है थॉर्न टवेट। यह कथन किसका है, थॉर्न टवेट है। ठीक है, और ये अमेरिकी वैज्ञानिक थे, उन्होंने वर्षा और प्राकृतिक वनस्पति के आधार पर जलवायु का क्या किया था, वर्गीकरण किया था। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष में प्रारंभ की गई। अप्रत्यक्ष का मतलब क्या है कि आप अपना वोट किसे दिए ये किसी को पता ना चले। ये स्टार्ट हुआ था 1982 में, और ये 1892 में। और ये जो है किसके कहने, किसके प्रयास से हो पाया था, तो कांग्रेस के प्रयास से हो पाया था। और कांग्रेस की स्थापना आपको पता है किसी से पहले कब होगी, 1885 में होगी। ठीक ना, और ये भारत शासन अधिनियम 1992 के तहत ऐसा किया गया था। ओके, और इसी के तहत जो है कांग्रेस को प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया था, लेकिन प्रश्न का जवाब देना अंग्रेजों के लिए बाध्यकारी नहीं था। निम्न में कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई, तो देखिए बहुत हल्का क्वेश्चन है। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, तो 1765 में हुई थी। ठीक है ना, और 1765 में इलाहाबाद की संधि जो है लॉर्ड क्लाइव ने एक पहले किया था, 12 तारीख को, 12 मार्च को किया था, किसके साथ, आपका पहले शुजाउद्दौला के साथ। और उसके बाद फिर किसके साथ किए थे ये, तो फिर किए थे शाह आलम द्वितीय के साथ। ठीक है ना, और इसी के द्वारा क्या हुआ था, तो वो जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा को ले लिया था। ठीक ना, और करा और इलाहाबाद को फिर बेचा था। ठीक है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ये 1775 से 82, 1775 से 82 के बीच हुआ था। ठीक है, और तृतीय मैसूर युद्ध 1790-92 में हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय, 1790-92 में। और इसी में इसके बाद क्या हुआ था, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। और सालबाई की संधि 1782 में हुआ था। कब हुआ था, 1782 में। इस तरह से अगर देखा जाए तो आपका सबसे पहले क्या हुआ था साथियों, सबसे पहले हुआ था इलाहाबाद की संधि, कब, 1765 में। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए। कहता है निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहकर बुलाया था। आपको बताए थे कि देश नायक कब कहा गया था इसे, सुभाष चंद्र बोस को, सॉरी, सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहे थे आपको महात्मा गांधी। लेकिन देश नायक कहकर इन्हें बुलाया गया था कब, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें कहा था देश नायक। और जब गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा था, तो बदले में गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा था। ठीक है ना, और ये सुभाष चंद्र बोस को 1938 में क्या कहा गया था, देश नायक कहा गया था, हरिपुरा अधिवेशन के दौरान। ठीक, कहता भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, तो 8 अगस्त या कह दीजिए 1942 को। और 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हो रहा था, तो आपको पता ही है कि उस समय भारत के क्या थे, लॉर्ड वेवेल थे। कौन थे, लॉर्ड वेवेल। और आजादी के समय कौन था, तो आजादी के समय तक में आ गए थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन। और लॉर्ड माउंटबेटन जो है गद्दी के करीब था, चचेरा भाई था एलिजाबेथ द्वितीय का। मुस्लिम लीग द्वारा सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कहाँ मनाया गया था। देखिए प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का मतलब क्या है कि मुस्लिम लीग जो है बोला कि नहीं अब हमको क्या चाहिए, एकदम फुल्ली आजादी चाहिए। और 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, कहाँ, कोलकाता में। और इसके बाद मुस्लिम लीग ने पूरा घोषणा कर दिया कि अब हम लोग क्या होंगे, ना कांग्रेस में रहेंगे ना भारत में रहेंगे, अब हमको 110% क्या चाहिए, पाकिस्तान चाहिए।
और दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज की स्थापना किसने की थी? तो दीवाने अर्ज का संबंध किससे था? रुपया पैसा के विभाग से था। और इसका स्थापना कौन किया था? बलबन किया था। कौन किया था? बलबन। सॉरी, दीवाने अर्ज का संबंध किससे था? गुलाम से था, गुलाम से। ठीक है ना। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के संस्थापक बलबन ने सैन्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए दीवाने अर्ज, किसे? सैन्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, सैन्य। और इल्तुतमिश ने तुर्क के चहलगानी की स्थापना की थी, बलबन ने उसे अंत कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली लाया था। और फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का क्या कहा जाता है? अकबर कहा जाता है। और सबसे ज्यादा नहर ही खुदवाया था, कौन? ठीक है ना। अगला है, निम्न में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चर्चित किया? ये थे आपके फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो जी। और कहता है प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के क्या थे? शिष्य थे। और नई फारसी काव्य शैली सबक के हिंद या हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता अमीर खुसरो स्वयं को तूतीय हिंद अथवा हिंदुस्तान का तोता कहते थे। अमीर खुसरो की रचनाओं का महत्वपूर्ण तत्व भारतीय पर्यावरण के इर्द गिर्द घूमता है। और अमीर खुसरो जो है ये चार सुल्तान का काल देखे थे। अलाउद्दीन खिलजी के काल में भी थे ये, ठीक ना। सबसे ज्यादा उसी समय इन्होंने रचना किया। इनमें कौन सा सुमेलित है? चंदावर का युद्ध। देखिए ये सभी युद्ध किसके द्वारा लड़ा गया है? हाँ बिल्कुल, चंदावर का युद्ध तो लड़ा गया है आपके किसके द्वारा? मोहम्मद गोरी, पृथ्वीराज चौ, तो ठीक ना। और ये कब हुआ था? 1194 में, सही है। उसके बाद तैमूर का आक्रमण 1398 ईस्वी में हुआ था। इस समय बच गया था भारत। कैसे बच गया था? तो आपको पता होगा कि जब आक्रमण कर रहा था तैमूर लंग, तो जिसको परिश्रय दे रहा था उसको परिश्रय नहीं दिया था, दिल्ली की गद्दी। और तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। इसको राक्षसी तगड़ी का भी युद्ध कहा जाता है। इसी के बाद विजयनगर साम्राज्य की क्या हो गई? समाप्ति होने लगी। तो इनमें सभी क्या है? सुमेलित है। जौनपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जौनपुर की स्थापना जो है जौना खां के नाम पर इसके चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक ने की थी। किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। और जौनपुर को जो है ये पूरब का सिराज कहा जाता था, ठीक है ना। ठीक, कहता भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में मिलता है। कहाँ मिलता है? नर्मदा घाटी में। और नर्मदा घाटी का मध्य प्रदेश के हथनौर होशंगाबाद नामक पुरातत्व स्थल से। ठीक, कहता है अगला सवाल है, सैदव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए? तो सैदव सभ्यता के महान स्नानागार मोहनजोदारो से प्राप्त हुए हैं, ठीक ना। और इसकी लंबाई 55 मीटर और चौड़ाई 35 मीटर थी। लंबाई कितनी थी? 55 मीटर। उत्तर से दक्षिण लंबाई थी और पूर्व से पश्चिम क्या थी? इसकी चौड़ाई थी, ठीक ना। इस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था। तो पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में सर्वप्रथम चयन किया गया था किसके द्वारा? उदयन जी के द्वारा, ठीक ना। और पाटलिपुत्र की स्थापना भी किसने किया था? उदयन ने ही किया था, ठीक ना। यह नगर शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश के समय क्या रहा था? राजधानी रहा था। लेकिन सबसे पहले राजधानी किसको बनाया गया था? तो सबसे पहले राजधानी राजगृह को बनाया गया था। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। तो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। और 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया? अंगीकृत, अधिनियमित और आज समर्पित किया गया। जब आप लोग प्रस्तावना पढ़ते होंगे तो यह पढ़ते होंगे। और इसीलिए 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है साथियों? संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या इनमें में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? देखिए, पुलिस राज्य सूची का विषय है। लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता ये क्या है आपका? समवर्ती सूची का विषय नहीं है। ये लोक स्वास्थ्य और सुरक्षा भी राज्य सूची का। और जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन ये भी आपका क्या है? केंद्र सूची का विषय है। तो इनमें से क्या है? इनमें से कोई नहीं। इनमें से सॉरी, समवर्ती सूची का विषय यही है, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। ओके, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? यह भी कोई पूछने वाला क्वेश्चन है। उद्देशिका को क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा कहा जाता है। और यह किसने कहा था? तो के एम मुंशी ने कहा था। क्या कहा था? के एम मुंशी। भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। के एम मुंशी ने इसे राजनीतिक जनपत्री कहा था। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा था, ठीक ना। और संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो मूल अधिकार से भाग 3 में है, ठीक ना, 12 से लेकर 35 तक। ठीक, कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? सीपीसी। तो इसकी केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन कौन करता है आपका साथियों? 1964 में केंद्र सरकार द्वारा प्रेरित के प्रस्ताव तहत हुआ संस्थानम समिति की सिफारिश पर इसका गठन किया गया।
किसके समिति के? संस्थानम समिति के संस्थानम समिति के अधीन किया गया। और इसमें किसी भी इनमें से कोई में नहीं है, ये किसमें? इसमें से किसी में नहीं है। 1964 में संस्थानम समिति के सिफारिश पर इसका गठन किया गया। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो ये आप लोग जानते हैं, प्रकलन समिति है। क्या है? प्रकलन समिति। इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं, ठीक ना। और सभी सदस्य कहाँ के होते हैं? तो लोकसभा के होते हैं। और इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 1 वर्ष का होता है, ठीक ना। आइए, प्रत्येक राज्य में लोकसभा तथा विधानसभा के सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन आयोग में कब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा? तो 2026 तक इसमें क्या किया जाएगा? हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। और 84वां संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था किया गया है कि क्या किया जाएगा? 82 170 3 शर्तों संशोधन, जिसके अनुसार देश के लोकसभा एवं विधानसभा वैसे हर 10 साल में क्या किया जाता था? परिसीमन आयोग का गठन किया जाता था, लेकिन ये रोक दिया गया 2026 तक के लिए। तो 24 के चुनाव के बाद परिसीमन होगा। संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसे है? ये है आपको राष्ट्रपति को। और किसके तहत है? तो आर्टिकल 143 के तहत है, ठीक ना। आर्टिकल 143 के तहत ले सकता है, लेकिन राय को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होगा। साथियों, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। राज्यपाल का वर्णन किसमें है? तो आर्टिकल 154 में, ठीक ना। लेकिन वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है, ठीक ना। कहता है सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है? वैसा विकास जिसमें ना किसी का नुकसान हो ना और विकास भी हो जाए। तो जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का नियंत्रण, निर्धनता को घटाना, उपयुक्त में सभी। तो सभी। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, देखिए साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल के नमी पे। अब सहारा मरुस्थल में नमी नहीं है तो वहां वर्षा नहीं होता। अगर वहां से हवा गुजरती है तो पश्चिमी विक्षोभ होते हुए वो हवा इंडिया में आकर ठंडे के मौसम में वर्षा करा देती है भूमध्य सागर से चलकर, लेकिन मरुस्थल में नहीं कराती है। वर्षा की मात्रा, ठीक है। नगरीकरण में औद्योगिकरण हानिकारक है। नगरीकरण और औद्योगिकरण क्यों हानिकारक है साथियों? क्योंकि ये क्या है? संतुलन विकास के लिए, पर्यावरण पारिस्थितिकी के लिए और जैव विविधता संरक्षण के लिए, तीन में सभी के लिए, ठीक है। साइलेंट वैली परियोजना निम्न से किस राज्य से संबंधित है? तो आप लोग जानते होंगे ये केरल से संबंधित है। कहां से संबंधित है? केरल से। और साइलेंट वैली नेशनल पार्क में कहां अवस्थित है? केरल में ही अवस्थित है, बायोस्फीयर रिजर्व। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है। तो भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है पश्चिमी घाट। इसे हॉट तप्त स्थल भी कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है? चलिए आगे चलते हैं। कहता है 69 सवाल पे आ गए हैं साथियों। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। इलेक्ट्रा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो इलेक्ट्रा गोल्ड कप टेबल टेनिस से संबंधित है। निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? देखिए, हम एक क्वेश्चन को 2 बार रिपीट करते हैं साथियों। इसके वजह यह नहीं है कि मुझे 2 बार पढ़ना है और तब आंसर देना है, ताकि मैं चाहता हूं कि आप लोग जब इसे कान में ईयरफोन लगाकर घूमते फिरते भी सुने तो आपको क्या हो? यह प्रश्न याद हो जाए। और क्वेश्चन याद होगा तभी आंसर याद होगा, नहीं तो आपको हम अफगानिस्तान लिख के दे दे और ये किस क्वेश्चन का आंसर है पता नहीं। निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो ये तो बहुत आसान है। म्यांमार क्या है? सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क का सदस्य कौन है? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों से मिलाते हुए खींचा जाता है उसे क्या कहते हैं साथियों? ऐसे रेखा को कहते हैं आइसो हेल। क्या कहते हैं? आइसो हेल कहते हैं। और समान धूप रेखा को आइसो हेल कहा जाता है। और समताप रेखा को क्या कहा जाता है? आइसोथर्म। ये समताप रेखा, समताप रेखा मतलब समान तापमान वाले रेखा को क्या कहते हैं? आइसोथर्म कहते हैं। और समदाब रेखा को क्या कहते हैं? आइसोबार। सम दाब रेखा को क्या कहते हैं? आइसोबार। और समान मानचित्र पर खींची गई वह रेखा जो महासागरों को उन स्थानों को मिलाती है जहां समान लवणता हो उसे क्या कहते हैं? हाइसोहेलाइन। समान लवणता मतलब जहां पर सैलिनिटी बराबर हो। निम्न में से कौन सा लोकनृत्य छत्तीसगढ़ राज्य का है? तो पंडवानी तो छत्तीसगढ़ का है, ओके। और नवारानी भी है और डांगला भी है, ये सभी छत्तीस। और भूपेश बघेल क्या है? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। और अभी क्या हुआ है छत्तीसगढ़ में कि वहां के जो बटालियन थे उस पर नक्सलियों का हमला हुआ तो गरीब लोग मारे गए। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस तो 29 अगस्त को मनाया जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। और राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को। और 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। और 11 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व पर्वत दिवस, वर्ल्ड माउंटेन डे, ओके। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई थी 1953 में। कब हुई थी साथियों? 1953 में हुई थी, ओके।
ललित कला अकादमी की स्थापना हुई थी 1954 में, किसकी? ललित कला अकादमी। ओके। कहता है असम राइफल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बहुत ही आसान सवाल है। असम राइफल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? शिलोंग में स्थित है। और असम राइफल की स्थापना कब हुई थी? 1835 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1835 ईस्वी में। और शिलोंग कहाँ है? तो मेघालय में। कहाँ है? मेघालय में। ओके, ठीक है। बीएसएफ, सीआईएसएफ, ये सब के कहाँ है मुख्यालय? नई दिल्ली में। एम्पियर सेकंड निम्नलिखित में से किसकी इकाई है साथियों? तो एम्पियर सेकंड जो है ये किसकी इकाई है? आवेश की इकाई है। किसकी इकाई की है ये? आवेश की। और आवेश का दूसरा इकाई भी क्या है? कूलम्ब भी है। क्या है? कूलम्ब है। और विद्युत धारा की इकाई क्या है? मात्र एम्पियर है। ठीक है ना। और एक एम्पियर बराबर क्या? एक एम्पियर आवेश बटे सेकंड होता है। ठीक है ना। और ये कूलम्ब भी है। मानव शरीर में कौन से दो मुख्य अंगों में काफी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? ये हृदय और मस्तिष्क में। किसमें? हृदय और मस्तिष्क में होता है। निकोलो टेस्ला प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? तो निकोलो टेस्ला ने। किसने किया था? निकोलो टेस्ला ने। और गुरुत्वाकर्षण का खोज कौन किया था? सर आइजैक न्यूटन ने किया था। ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया था? थॉमस एडिसन ने किया था। और प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन को तो नोबेल पुरस्कार मिला ही था। विभवांतर को स्थिर रखते हुए एक परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो धारा क्या हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी, क्योंकि V बराबर क्या होता है? आई आर होता है। अब क्या कहा जा रहा है साथियों? या आई बराबर क्या होगा? तो V बटे आर होगा। ओके। और विभवांतर को स्थिर रखते हुए V स्थिर रहेगा। और क्या हो जाएगा? विभवांतर को स्थिर रखते हुए परिपथ का प्रतिरोध आर क्या किया जाता है? आधा कर दिया जाता है, 1/2 कर दिया जाता है। तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये दुगुने हो जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। ठीक, क्या हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा। ओके। कहता है से किस रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है? तो सबसे कम जिसका विचलन कोण होगा वही सबसे कम परावर्तन भी होगा। और वही क्या होगा? ज्यादा दिखेगा भी। और इसी वजह से क्या किया जाता है? सिग्नलों में इसका प्रयोग भी किया जाता है, लाल रंग। और सबसे अधिक विचलन कोण किसका होगा? बैंगनी रंग का होगा। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अधिक किसी एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए, प्रतिबिंब वास्तविक है तो उत्तल दर्पण के द्वारा कभी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो यही कथन क्या है? गलत है। प्रतिबिंब छोटा होता है, क्योंकि मोटरसाइकिल के साइड मिरर में आप लोग देख चुके होंगे उत्तल दर्पण को। प्रतिबिंब सीधा होता है और प्रतिबिंब P और F के बीच निर्मित होता है, फोकस और पोल के बीच। ठीक है। निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। ओडोमीटर। ओडोमीटर किसको नापता है? दूरी को नापता है। और ठीक है ना। और आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार किसी तरल माध्यम में किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उसी वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के क्या होता है? समानुपाती होता है या बराबर होता है। तो हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर और पनडुब्बी ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही आधारित है। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? वैसा परिवर्तन जिसे दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सके उसे क्या कहते हैं साथियों? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और कौन सा है? तो मक्खन का खट्टा होना। मक्खन का खट्टा होना, एक बार खट्टा हो गया तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ओके। और CO2 से सूखी बर्फ बनना नहीं है। एक प्लेटिनियम तार का गर्म होना नहीं है। लोहे का चुंबकीयकरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वापातक पदार्थ नहीं है? ऊर्ध्वापातक पदार्थ किसे कहते हैं? सब्लिमेशन पदार्थ। वैसे पदार्थ जो डायरेक्ट सॉलिड से क्या हो? गैस में परिवर्तित हो जाए वैसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वापातित पदार्थ कहते हैं। और सोडियम सल्फेट क्या? ऊर्ध्वापातित पदार्थ नहीं है। ठीक है ना। तो फिर है कौन? तो कपूर है, अमोनियम क्लोराइड है, नेपथलीन है। ठीक है। आइए, किसी एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? तो 7 है। इसको क्या को चाहिए भैया? एक चाहिए। तो संयोजकता कितनी होगी? 1 होगी। ओके। और संयोजकता क्या होती है? तो किसी तत्व का परमाणु अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पुराना चाहता है और इस 8 इलेक्ट्रॉन में अगर 1 से 4 तक कमी है तो वही संयोजकता होता है। और 4 के बाद है तो उसमें 8 में से 4 घटाकर जो बचता है वो, तो यहाँ 8 में से 7 घटाएंगे तो 1 बचेगा। संयोजकता क्या है? 1 है। वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य और धात्विक तत्व होते हैं क्या कहलाते हैं? वे अम्ल कहलाते हैं अनोक्सी अम्ल। क्या कहलाते हैं? अनोक्सी अम्ल कहलाते हैं साथियों। ओके। जैसे कि क्या है? HCl है, HCN है, आदि क्या है? अनोक्सी अम्ल के उदाहरण है। कहता है मिथाइल ऑरेंज का क्षारीय माध्यम में कैसा रंग होता है? तो पीला गुलाबी। कैसा रंग होता है? मिथाइल ऑरेंज का क्षारीय माध्यम में पीला गुलाबी रंग होता है। ठीक। चलिए अगला सवाल। कहता है एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रवृत्ति कैसी है? तो एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रवृत्ति है उभयधर्मी है, जिसमें ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों की प्रवृत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? उभयधर्मी कहते हैं। उभयधर्मी एल्युमिनियम ऑक्साइड यह जल में विलय है, परंतु सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या है? विलय है। रासायनिक गुणों के माध्यम
के माध्यम मेंडलीफ ने किन तत्वों के साथ मिलकर बने यौगिक पर ध्यान केंद्रित किया है? तो ये मेंडलीफ ने किसके साथ किया था? हाइड्रोजन वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर बने यौगिक पे अपना ध्यान केंद्रित किया था। और मेंडलीफ ने क्या किया था? तो जो है आपका जो आवर्त सारणी है उसे परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाए थे। ठीक है। निम्न में से कौन सा तत्व आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? आप लोग जानते ही होंगे ये कौन सा तत्व है? आपका फ्लोरीन है। और ये किसका भाग है? तो वही फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का भाग है। ग्रेफीन क्या है? बहुत आसान सवाल है और बहुत बार पिछले सेट में आ चुका है। कार्बन का क्या है? एक अपरूप है ग्रेफीन। ओके। और इस ग्रेफीन से क्या किया जा सकता है? कागज से भी पतली शीट बनाई जा सकती है। चलिए, यूट्रोफिकेशन के परिणाम स्वरूप निम्न में से किसका न्यूनीकरण होता है? यूट्रोफिकेशन के परिणाम स्वरूप किसका न्यूनीकरण होता है? बिलियन ऑक्सीजन का। किसका? बिलियन ऑक्सीजन का न्यूनीकरण होता है। निम्न में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा है? वैसे पौधे जो नाइट्रोजन, देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कीटभक्षी पौधे कहाँ उगते हैं? तो जहां नाइट्रोजन की कमी जिस मिट्टी में होता है उसी मिट्टी में क्या होता है? आपका कीटभक्षी पौधा उगता है साथियों। ओके। और ये जो है आपका इसमें से कौन सा कीटभक्षी पौधा नहीं है ये पूछा गया है। तो घटपर्णी है, इसका आकार ऐसे घटक की तरह होता है ऐसे। और इसमें जैसे ही कोई गया कीट कैसे बंद हो जाता है और क्या होता है? चूस लेता है। सेंड्यू का आकार ऐसे होता है, एकदम खुला रहेगा ऐसे, और इसमें जाएगा तो बंद कर लेगा। ठीक है। वीनस फ्लाई ट्रैप भी है और पेंथेलासा नहीं है। क्या है? पेंथेलासा नहीं है। और ये क्या है? यह स्पष्ट छोटा बोकोस के अधिकांश प्रकाश संश्लेषित सैलाब युग्मकित क्या है? पौधा है। पहले वनस्पति विज्ञानी किसे माना जाता है? तो पहले वनस्पति विज्ञानी थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। इसलिए वनस्पति विज्ञान का पिता भी किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को ही कहा जाता है साथियों। एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से किस कवक से प्राप्त किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंटीबायोटिक जो है ये आपको किससे प्राप्त किया जाता है? पेनिसिलियम से। और ये सबसे पहले एंटीबायोटिक को कौन बनाया था? तो खोज मिलर ने 1955 में की थी। और साइटोकाइनिन का कुछ और सूक्ष्मजीवों से वृद्धि और एंटीबायोटिक पेनिसिलिन कवक पेनिसिलियम नाइट्रेट से प्राप्त होता है। ठीक है। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन से संबंधित है? तो पादप हार्मोन जो कोशिका विभाजन से संबंधित है वो क्या है? साइटोकाइनिन है। और साइटोकाइनिन की खोज किसने की थी? मिलर ने की थी 1955 में। कब की थी? 1955 में किया था। किसने? मिलर ने किया था। ठीक है ना। और जहां कोशिका विभाजन होता है इसका प्रमुख कार्य कोशिका विभाजन को क्या करना है? प्रेरित करना है। श्वसन का पहला चरण ग्लूकोज का डैश में विखंडन है। तो पायरुवेट अम्ल में विखंडन है। क्या है? पायरुवेट अम्ल में विखंडन है। ओके। और ये कब होता है विखंडन? तो ग्लूकोज सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है, यह जल में घुलनशील होता है तथा इसका रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। क्या होता है? C6H12O6 होता है। ओके। अगला सवाल है आपका, निम्न में से कौन सा पदार्थ ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत आते हैं? तो ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत आता है मोरकेशिया। क्या आता है? मोरकेशिया आता है। उस वाहिनी का नाम क्या है जो पुरुष के विषम से निकलती है और शुक्राणु के शरीर में जाती है? इस वाहिनी का नाम है शुक्रवाहिका। क्या नाम है? शुक्रवाहिका नाम है। ठीक है ना। और कहता है हमारी आंख में लेंस का क्या काम है? तो हमारी आंख में लेंस का क्या काम है? तो इसका काम आंख की फोकस दूरी को बदलना। आंख की फोकस दूरी को क्या करना है? बदलना है, ताकि दूर और नजदीक सभी वस्तुओं को हम लोग आसानी से देख सके। रक्त में पाया जाने वाला कौन सा घटक शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? तो रक्त में पाया जाने वाला ये जो कौन सा तत्व है साथियों? आरबीसी। आरबीसी में हेमोग्लोबिन ही क्या करता है? आपका ऑक्सीजन का परिवहन करता है। और हेमोग्लोबिन की वजह से रक्त क्या होता है? लाल भी होता है। अदृश्य निर्यात का क्या अर्थ है? तो अदृश्य निर्यात का अर्थ है सेवाओं का निर्यात। मतलब चतुर्थ सेक्टर और पंचक क्षेत्र सेक्टर का जो निर्यात है वही क्या कहलाता है? अदृश्य निर्यात, जो दिखता नहीं है साथियों। ठीक है ना। कहता है छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्न में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये छठी पंचवर्षीय श्रमिकों के सीमांत उत्पादकता एकीकृत ग्रामीण विकास योजना स्टार्ट किया गया था छठी पंचवर्षीय। और ये छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 1980 से लेकर 85 तक था। ओके। और इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? वही राजीव गांधी जी थे। श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य होना चाहिए। किसमें? प्रच्छन्न बेरोजगारी में। प्रच्छन्न बेरोजगारी का संबंध। और ऐसे बेरोजगारी कहाँ पाया जाता है? तो कृषि क्षेत्रों में। बाप भी खेती कर रहा है, बेटा भी कर रहा है, बेटा चल भी जाएगा तो खेती से उतने ही पैदावार होगा। इसी को क्या कहते हैं? सीमांत उत्पादकता का शून्य होना। ओके साथियों। कहता है
राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में किया गया था, ठीक ना। और इस समिति के पहले अध्यक्ष कौन थे? पीसी मोहन वालिस थे। ममता के पास 100 रुपये तथा 50 रुपये के कुल 85 नोट है, जिनका मूल्य कितना है? 5000 रुपया। इनमें से 50 रुपये के नोट कितने हैं? तो देखिए, इसका कुल नोट एक्स है, मान लीजिए एक्स है, तो फिर क्या होगा? 85 माइनस एक्स हो जाएगा। ओके, अब 85 माइनस एक्स, और उसके बाद फिर इसको आप लोग क्या कीजिएगा? दोनों को क्या करेंगे? जोड़ के 50x प्लस 85 प्लस क्या होगा? ये इक्वेशन बना देते हैं। 50x प्लस 185 माइनस एक्स बराबर कितना है? 5000। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को सही जवाब कितना आएगा? 70 आएगा साथियों। तथा 8 प्लस 2 √15 का सरलतम रूप क्या है? 8 √15 का तो रेट देखिए, रूट इसको तो हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, लेकिन √15 इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं? तो इसको हम लोग तोड़ सकते हैं, √15 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं? √5 × √3 के रूप में तोड़ सकते हैं। और इसी के रूप में तोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा? √a² प्लस b² प्लस 2ab के फॉर्मूला पर आ जाएगा। और फिर यहाँ से क्या बाहर आएगा? √5 प्लस √3, √5 प्लस √3। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ओके, अगला सवाल है, किसी वस्तु को 900 कितने में बेचना है? 996 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ तथा उस वस्तु को 90894 रुपये में बेचने पर हुई हानि दोनों समान है। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो इसका सही जवाब है 945। प्रभा को 32,000 रुपये का निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 5 माह बाद 22,000 रुपये की पूंजी लगाकर अमित साझेदार हो गया। वर्ष के अंत में उसे इतना रुपये का कुल लाभ प्राप्त हुआ। प्रभा का हिस्सेदारी कितना है? 11,712। कितना? 11,712 है। और आज का आखिरी सवाल है आपका, क्या चीज? कि अपनी सामान्य गति 2.3 गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी अपनी गंतव्य पर 3 घंटे देरी से पहुंचती है, तो सामान्य गति से वह यात्रा पूरी करने में उसे कितना समय लगेगा साथियों? तो 6 घंटे लगेगा। कितना लगेगा? 6 घंटे लगेगा। तो ये था आपका सेट नंबर 3 पूरा डिटेल के साथ। अब हम लोग कहाँ आ जाते हैं? सेट नंबर 4 पर आ जाते हैं साथियों। किस पे? सेट नंबर 4 पे आ जाते हैं। तब तक अगर आपको सेट नंबर 3 अच्छा लगा है तो आप लोग क्या कीजिए? इसको फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ओके, और देखिए दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब शेयर करने में कुछ लगता है नहीं ना। तो पहला क्वेश्चन है, हेलिना टैंकरोधी मिसाइल को किस देश ने विकसित किया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट हल्का सवाल है। हेलिना को कौन किया था? भारत ने। हेलिना एक एंटी टैंकरोधी मिसाइल है जो भारत के द्वारा क्या किया गया? विकसित किया गया। पिनाक भारत में निर्मित पहला स्वदेशी मिसाइल है। अरे भैया कहाँ चला गया? एक सेकेंड। हाँ चलिए, तो ये किसके द्वारा विकसित किया गया? भारत के द्वारा विकसित किया गया। नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? तो नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं वी आर सुब्रमण्यम बने हैं। और नीति आयोग के जो नए सचिव उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो उपाध्यक्ष बने हैं सुमन के बेरी। और नीति आयोग के जो सीईओ थे इससे पहले अमिताभ कांत, अभी वो क्या है? G20 के शेरपा बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? G20 के शेरपा बने हुए हैं। तर्कस 5 युद्धाभ्यास 2023 किन देशों के मध्य आयोजित किया गया? तो भारत और अमेरिका के मध्य क्या हुआ? तर्कस 5। और वज्र प्रहार भी किसके बीच होता है? भारत और अमेरिका के बीच होता है। फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई? तो फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट की शुरुआत आंध्र प्रदेश के द्वारा की गई है। और इसका मतलब क्या है? कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में से एक डॉक्टर को प्रत्येक वार्ड में उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ऐसा किया गया। ठीक ना। इसरो ने अपना पहला निजी रॉकेट किस नाम से लॉन्च किया है? इसरो ने अपना पहला निजी रॉकेट विक्रम-5 के नाम से लॉन्च किया है। और इसरो की स्थापना 1969 में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में। भारत के 80वें ग्रांड मास्टर कौन बने? तो भारत के 80वें ग्रांड मास्टर बने विग्नेश एन.आर। कौन बने? विग्नेश एन.आर बने हैं। अर्जुन पुरस्कार 2022 हेतु कुल कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया? अर्जुन पुरस्कार 2022 हेतु कुल 25 खिलाड़ियों का क्या किया गया? चयन किया गया है। और अर्जुन पुरस्कार के तहत आपको 15 लाख रुपया राशि दिया जाता है, जबकि ध्यानचंद्र पुरस्कार के तहत 25 लाख रुपया दिया जाता है। ठीक ना। अगला सवाल है, पद्म भूषण 2023 से सम्मानित श्री कमलेश डी पटेल का संबंध किस क्षेत्र से है? कमलेश डी पटेल का संबंध है अध्यात्मवाद से। किससे है? अध्यात्मवाद से है। ओके,
कहता है अगला सवाल है, पांचवा खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का शुभांकर क्या है? पांचवा खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का शुभांकर है आशा, और इसका आयोजन कहाँ किया गया जाएगा साथियों? मध्य प्रदेश में किया गया है। ओके, और इसका थीम हिंदुस्तान का दिल धड़का दो, और इस खेल का प्रथम स्थान किसे मिला है? तो महाराष्ट्र को मिला है। किसे मिला है? महाराष्ट्र को मिला है। और थीम क्या था? दिल धड़का दो, हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। और इसका शुभांकर क्या था? आशा, जो कि आशा एक क्या था? चीता। चीता, चीता कूनो नेशनल पार्क में चीता आया है ना। तो पुस्तक तुम पहले क्यों नहीं आए के लेखक कौन है? तो पुस्तक तुम पहले क्यों नहीं आए के लेखक है आपको कैलाश सत्यार्थी, और कैलाश सत्यार्थी को शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। क्या आपको पता है? मलाला यूसुफजई के साथ नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी को तैयार करने के लिए दिया गया था? एचसीपी प्रोजेक्ट को दिया गया है। और नए संसद भवन का जो कार्यक्रम है, इसे किस नाम से जाना जाता है? सेंट्रल विस्टा प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है। ओके साथियों, अगला सवाल है, राखी गांव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य कब सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2025 तक। कब तक? 2025 तक। सियोल शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सियोल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया टिम बर्नर्स-ली को, जो क्या है? आपके WWE के परिनेता है टिम बर्नर्स-ली। ओके, और 2018 में यह पुरस्कार किसे दिया गया था? तो नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन का निर्माण श्रीनगर में किया जा रहा है। कहाँ? श्रीनगर में किया जा रहा है। इसका निर्माण पर्यटन को आकर्षित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। और ग्लास रेस्टोरेंट भी कहाँ बन रहा है? यही बन रहा है। जुआरी ब्रिज, जो हाल के दिनों में चर्चा में रहा, का संबंध किससे है? जुआरी ब्रिज जो हाल के दिनों में चर्चा में संबंध रहा, ये किसका संबंध कहाँ से है? गोवा से है। और 8 लेन का पुल है, ठीक है ना। और इसकी लंबाई कितनी है? 640 मीटर है। और ये दूसरा सबसे लंबा केबल वाला ब्रिज है, क्योंकि आपको पता है कि एक केबल वाला ब्रिज जो है मोरबी में टूट चुका है, तो इसीलिए चर्चा में आ गया था ये। इस आईआईटी ने वाइटर्न Q5 रेमिजिन एजुकेशन अवार्ड जीता है। ये आपके किसने जीता है साथियों? ये आपका जीता आईआईटी मद्रास ने। रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ डोर्नियर सामान खरीदने हेतु समझौता किया है? तो डोर्नियर सामान खरीदने हेतु समझौता किया HAL के साथ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1940 में हुई थी HAL की स्थापना, ठीक है ना साथियों। कहता है हॉर्नबिल महोत्सव 2022 का आयोजन नागालैंड में किया गया। इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे? जगदीप धनखड़, हमारे देश के क्या है? उपराष्ट्रपति। ओके, और 1 से लेकर 10 दिसंबर 2022 तक हुआ। जनवरी 2023 में भारतीय वायुसेना का कौन सा लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया? ये जो है आपका कौन होगा? सुखाई 30 और मिराज 200, ये और दोनों क्या हो गए आपके? दुर्घटनाग्रस्त हो गए। कहता है मलेशिया ओपन 2023 बैडमिंटन का खिताब पुरुष एकल में किसने जीता? वहां पर आपको क्या था? कोलंबिया, वहां पे था आपका इंडोनेशिया ओपन, यहाँ पर है आपका मलेशिया ओपन। याद रखिएगा, विक्टर एलेक्सेन ने, किसने? विक्टर एक्सेल सेन ने जीता है, ठीक है ना। और यहाँ गांवी जी जापान, और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? अकाने यामागुची, जापान की ये महिला एकल का खिताब जीती है। महिला एकल, ये कहाँ की है? जापान की है, ठीक है ना। और ये कहाँ के हैं? तो ये डेनमार्क के। ओके, महिला T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब ऑस्ट्रेलिया किसे हराकर जीती है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। किसे हराकर? दक्षिण अफ्रीका को। दक्षिण अफ्रीका चोकर्स का चोकर ही रह गया। उसकी महिला अभी क्या हुई? फाइनल में तो पहुंची, लेकिन जीत नहीं पाई है। अभी तक सबसे अच्छा क्रिकेट खेलता है दक्षिण अफ्रीका, लेकिन हमेशा वर्ल्ड कप में क्या होता है? हार ही जाता है। मिस अर्थ 2022 का खिताब किसने जीता? तो मिस अर्थ 2022 का खिताब मी सू चाई ने, किसने जीता? मी सू चाई ने जीता। दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन किया गया था इस बार 2024 का। और 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बांग्लादेश में किया जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी। और मिस ऊंचाई का संबंध किससे है? दक्षिण कोरिया से। हाल, और ये जो हम लोग बोल रहे थे, तो ये महिला क्रिकेट वाला जो था आपका, कि महिला T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। किसे हराकर? दक्षिण अफ्रीका को। और इस बार इसका आयोजन कहाँ किया गया था? दक्षिण अफ्रीका में ही किया गया था। लेकिन 2024 में जब इसका आयोजन होगा, कहाँ होगा? बांग्लादेश में होगा, ठीक है ना। बांग्लादेश के अभी हाल ही में राष्ट्रपति बने हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कौन बने। हाल ही में H3N2 वायरस चर्चा में रहा। इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है आपका किससे? इन्फ्लुएंजा से। किससे है? इन्फ्लुएंजा से। इन्फ्लुएंजा कोरोना से संबंधित ही क्या है? वायरल
बीमारी है, लेकिन ये कोरोना की तरह घातक नहीं है। ऑस्कर 2023 हेतु भारत की ओर से कितनी फिल्में शामिल किया गया है? ऑस्कर में भारत की ओर से 3 फिल्मों को भेजा गया है और शामिल किया गया है। और ये फिल्म क्या है? तो शॉर्ट कैटेगरी की फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड भी जीत लिया है। और ये क्या है? एक हाथी और एक परिवार की दोस्ती को दिखाने वाला है ये। ठीक। अगला है, हाल के दिनों में माउंट मोरापी ज्वालामुखी विस्फोट में चर्चा में रहा, इसका संबंध किस देश से है? तो माउंट मोरापी ज्वालामुखी कहाँ? इंडोनेशिया में है। पिछले सेट में भी यह सवाल आ चुका है ज्ञान बिंदु वाला में। बाबल मंडेप जल संधि किसे जोड़ती है? तो बहुत हल्का क्वेश्चन है, हिंद महासागर को लाल सागर से जोड़ती है। ओके, ठीक है। और बाब अल मंडेब को क्या कहा जाता है? आंसुओं का द्वार कहा जाता है। और ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में के पास स्थित है। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन देश है? इरिट्रिया, इथोपिया, सोमालिया और जिबूती स्थित है। इसको आप लोग शॉर्ट में सीट के नाम से याद रखते हैं। क्योंकि जैसे कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी तो क्या हो जाएगा आपका? हिमाद्री श्रेणी ही हो जाएगा, ठीक ना। बाकी सभी श्रेणी तो क्या है भारत की? सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन है? अरावली है, ठीक ना। मोर एवं पुराना किसकी सहायक नदी है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मोर एवं पुराना ताप्ती की सहायक नदी है। ताप्ती की उद्गम कहां से होता है? बैतूल पहाड़ी से, मध्य प्रदेश से। और ये खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है और पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है कौन सी? ताप्ती नदी। और ताप्ती की ही सहायक नदी कौन है? मोर। और क्या है आपका? ओके, अगला सवाल देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन कोर इंडस्ट्री का उदाहरण है? कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, ये सभी क्या है? कोर इंडस्ट्री के उदाहरण है। कोर इंडस्ट्री मतलब क्या कहा जाता है? किसी भी इंडस्ट्री के लिए जिसका जरूरत हो उसे कोल इंडस्ट्री कहा जाता है। बोडो जनजाति का निवास, बोडो डोंगरी संस्थाली, बोडो डोंगरी, ये सब क्या है आपका जो जन्म स्थान है? ये गोरो पहाड़ी पर है। और ये कहाँ है गोरो पहाड़ी? तो आपका मेघालय में स्थित है। कहाँ स्थित है? मेघालय में। ओके, और गोरो, खासी और जैंतिया, गोरो, खासी, जैंतिया और बोडो, ये सब मेघालय में पाई जाने वाली जनजाति है। ओके, कहता है से भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुजिकल जलप्रपात, जो कि लगभग 455 मीटर ऊंचा है। और ये कर्नाटक में किस नदी पर? वाराही नदी पर स्थित है। कहाँ? कर्नाटक में। ओके साथियों, तो याद रखिएगा। जोग गढ़सप्पा जलप्रपात जो है ये चौला जलप्रपात है। और ये कहाँ अवस्थित है आपका? तो ये भी आपका जोग जल साबरमती नदी पर अवस्थित है। साबरमती नदी पर अवस्थित है जोग गोरसप्पा। नहीं साथियों, जो शरावती नदी पर, शायद हाँ शरावती नदी पर अवस्थित है। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी से हुआ है? तो देखिए, वैसे द्वीप जो ज्वालामुखी से उद्गम होने वाले द्वीप कौन है? तो वैरन द्वीप है। और भारत का एकमात्र ही ज्वालामुखी है वैरन द्वीप। यह द्वीप बंगाल की खाड़ी में है। या भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो बहुत सिंपल है, देखिए आप यहां से जाइए ऐसे, यहाँ पर आपका क्या है? बांग्लादेश है। तो यहाँ आपका ये मिजोरम है, ये त्रिपुरा है। तो मिजोरम और त्रिपुरा तो लग रहा है। और यहाँ पर आपका मणिपुर है। तो मणिपुर की सीमा क्या होती है? बांग्लादेश से नहीं लगती है साथियों। और सर्वाधिक लंबी सीमा किसकी लगती है? तो यहाँ पर आपका पश्चिम बंगाल है, उसी की लगती है। निम्न में कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो संवैधानिक संस्था कौन सा नहीं है साथियों? तो मानवाधिकार आयोग कैसी संस्था नहीं है? संवैधानिक संस्था नहीं है। और मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 द्वारा इसे क्या किया गया? स्थापित किया गया 1993। ओके, वैसे संस्था जिसका संविधान में कोई चर्चा नहीं है उसे क्या कहते हैं? गैर संवैधानिक संस्था कहते हैं। ओके, कहता निम्न में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा? ये है भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति है तो संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। तो कितने दिन के अंदर इसको रखा जाना आवश्यक है साथियों? तो 1 माह के अंदर। कितने माह के? 1 माह के अंदर रखा जाना आवश्यक है। ओके, और ये राष्ट्रीय आपातकाल किसके तहत लगता है? तो आर्टिकल 352 के तहत लगता है। कौन लगा सकता है? राष्ट्रपति लगा सकता है, लेकिन मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर लगा सकता है। ठीक है। राज्य सरकारों को कृषि आय का कौन निर्यात करता है? राज्य सरकारों को कृषि आय कर कौन नियत करता है? तो ये भारत का संविधान क्या करता है? नियत करता है। और भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची के तहत क्या है?
और आर्टिकल 46 के तहत कृषि कर का उल्लेख किया गया है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया एवं एकत्रित किया जाता है तथा केंद्र और राज्यों के मध्य वितरित किया जाता है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये है आर्टिकल 270। और ये सवाल ईएसआई का पूछा हुआ सवाल है, ठीक है ना, रिपीटेड सवाल है। कहता है केंद्र और राज्य संबंधों से संबंधित सहकारिता आयोग ने अपना प्रतिवेदन किस वर्ष प्रस्तुत किया था? केंद्र और राज्य से संबंधित सहकारिता आयोग ने अपने प्रतिवेदन 1988 में क्या किया था साथियों? प्रस्तुत किया था। 9 जून 1983 को इसका गठन किया गया था। और न्यायमूर्ति एस आर साकिरिया के थे, क्या थे? इसके अध्यक्ष थे, इसीलिए इस आयोग का नाम क्या रखा गया था? सहकारिता आयोग रखा गया था। कहते निम्न में से कौन सा एक याचिका अधीनस्थ न्यायालय की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? ये आपका क्या है? उत्प्रेषण एवं प्रतिषेध। अब उत्प्रेषण क्या है? तो उत्प्रेषण एवं प्रतिषेध याचिका अधीनस्थ न्यायालय की, और जब अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर विषय का सुनवाई करता है तो उसके ऊपर न्यायालय प्रतिषेध याचिका द्वारा मामले को अपने पास मंगा लेता है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निर्णय दे दिया तो ऊपरी न्यायालय उत्प्रेषण। तो देखिए, जब तक उत्प्रेषण कब होता है? जब निर्णय दे दिया तब। और प्रतिषेध कब? जब मामला चल ही रहा है तब मंगा लिया तो क्या होगा? प्रतिषेध होगा। ओके। कहता है कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है उच्च न्यायालय में। कहाँ की जाती है? उच्च न्यायालय में की जाती है। और उच्च न्यायालय का प्रावधान किसमें? आर्टिकल 224 के तहत किया गया है, ठीक है ना। और 224(1) में यह प्रावधान है कि आप क्या कर सकते हैं? कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा नहीं है? तो ऐसे स्रोत जो क्या है, बार बार रिन्यूएबल हो सकते, उसे नवीकरणीय स्रोत कहते हैं। और कोयला इसमें नवीकरणीय स्रोत नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। और मोदी जी के सिफारिश पर ही स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और योगा पर प्रेस्पेरिटी इस वर्ष का क्या था? थीम था। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 14 जून को मनाया जाता है विश्व रक्तदाता दिवस, 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस, और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस। प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब की गई? तो प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत 2014 में की गई, ठीक है ना। अगला सवाल है, निम्न में से वायुमंडल किसी सघनता में वृद्धि से अधिक ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है? ये तो सब जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की अत्यधिक सघनता से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। करले कोट तथा हार्ड कोट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो आपको पता ही होगा कि लॉन टेनिस से संबंधित है। और क्ले कोट और हार्ड कोट ये क्या है? लॉन टेनिस से संबंधित कोट। और क्ले कोट कहाँ है? तो आपका क्ले कोट फ्रेंच ओपन में होता है, ठीक है। भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक कार्य कौन करता है? तो सेबी करता है। और सेबी का फुल फॉर्म क्या है? तो सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्थापना कब की गई थी? 12 अप्रैल 1988 को। कब की गया था? 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना की गई थी साथियों। और सेबी अधिनियम 1992 के तहत वैधानिक मान्यता 30 जनवरी 1992 को मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और इसका कार्य है प्रतिभूति बाजार में निवेशकों के हितों का संरक्षण तथा प्रतिभूति बाजार की उचित उपायों को नियम से विनियमित करना, विकसित करना। स्टॉक एक्सचेंज तथा किसी भी अन्य प्रतिभूति बाजार के व्यवसाय का क्या करना? नियम लगाना। किसका कार्य है? सेबी का कार्य है। सीबीएफसी का पूर्ण रूप क्या है? सीबीएफसी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। इसका फुल फॉर्म क्या है? केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन या केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, ठीक ना। कहता निम्न में से किसने ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए पूरा मॉडल अपनाने की वकालत की है? तो पूरा मॉडल अपनाने की वकालत किसने की थी? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने की थी। ओके। पूरा का मतलब क्या है? प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज ऑफ रूरल एरियाज। देश का मतलब क्या है कि पूरा के तहत क्या है कि गांव में रहने वाले लोगों को ही वो सारी सुविधाएं पहुंचा दी जाए गांव में ही, जो उसको शहर में मिल सकता है। इससे क्या होगा? गरीबी का तेजी से अंत होगा। क्योंकि गांव से तो गरीब सभी गरीब क्या होंगे? शहर आएंगे नहीं। तो अगर आप शहर की सारी भौतिक सुविधाएं, बिजली, पानी, सब कहाँ, अस्पताल, सब गांव में पहुंचा देते हैं तो इससे क्या होगा? गरीबी कम होगा। ये पूरा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। देश तथा उसके राजधानी के संबंध में, वेनेजुएला की राजधानी क्या है? कराकस है। सही है साथियों। ओके। कहता है गेबोन की राजधानी क्या है आपका? तो गेबोन की राजधानी है लेब्राविले। तो यही गलत है। गेबोन की राजधानी क्या है? लेब्राविले है। गाम्बिया की राजधानी क्या है? तो गाम्बिया की राजधानी है गाम्बिया की राजधानी है बेजूल। और गेबोन की राजधानी क्या है? लेब्राविले, लिब्रा
मिले हैं। तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है? तेईस सुमेलित नहीं है। वेनेजुएला का कराकस है, रोमानिया का बुखारेस्ट है, बारबाडोस का क्या है? ब्रिज टाउन है। ओके, अगला सवाल देखिए साथियों, भारत के किस राज्य में मत्स्य महोत्सव मनाया गया? तो हॉर्नबिल महोत्सव कहां मनाया गया? नागालैंड में। मत्स्य महोत्सव कहां मनाया गया? नागालैंड में। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किस शासक के समय हुआ? चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के समय हुआ। कब हुआ? राजेंद्र प्रथम के समय। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वत को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनाया? तो कृष्ण प्रथम ने। किसने बनाया? कृष्ण प्रथम ने। और एलोरा का यह प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है, और जनता की गुफा में। और एक आसमत पत्थर, एक पत्थर है इसे मान लीजिए, इसी को ऊपर से काटते काटते क्या कर दिया? पूरा का पूरा गुफा बना दिया। और 34 शैलकृत गुफाएं हैं, और 1 से 12 तक बौद्ध, 13 से 29 तक हिंदू, और 30 से 34 तक जैनों की गुफाएं हैं। तो एलोरा की गुफा में तीनों धर्म है, बौद्ध, जैन और हिंदू। ओके, निम्न से कौन सा वैदिक साहित्य नहीं है? तो पुराण आपका क्या है? वैदिक साहित्य नहीं है। और पुराणों की संख्या कितनी है? तो 108 है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 18 है। अरण्य क्या है? महाविभाष सूत्र की रचना किसने की थी? तो महाविभाष सूत्र की रचना जो है कर्ण द्वितीय ने की थी। सॉरी, महाविभाष सूत्र की रचना वसुमित्र ने की थी। किसने की थी? वसुमित्र ने की थी। ओके, और ये बौद्ध धर्म के चौथी महासंगति कनिष्क के शासन काल में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता भी किसने की थी? वसुमित्र ने की थी। नागा अर्जुन ने मिलिंद पनाहो की रचना की थी। ओके, गुजरात का अंतिम हिंदू शासक कौन था जो अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया? तो ये तो था कर्ण द्वितीय था। कौन था? कर्ण द्वितीय। आपको पता है कि कर्ण प्रथम या भीम द्वितीय ने किसे हरा दिया था? मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। दिल्ली सल्तनत के समय पेंशन विभाग को कहा जाता था? तो दिल्ली सल्तनत के दौरान जो है पेंशन विभाग को कहा जाता था क्या? दीवाने इश्तियाक। क्या कहा जाता था? दीवाने इश्तियाक कहा जाता था। दीवाने इश्तियाक। और दीवाने मुख्तराज किसे कहा जाता था? तो वित्त विभाग को। किसे? वित्त विभाग को कहा जाता था। दीवाने बंदगान किसको कहा जाता था? दास विभाग को कहा जाता था। और दीवाने अर्ज किसको कहा जाता था? सैन्य विभाग को कहा जाता था। सैन्य। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत के समय पेंशन विभाग किसे कहा जाता था? दीवाने इश्तिहाक को। और वित्त विभाग दीवाने मुस्तकराज को। दास विभाग दीवाने बंदगान को। और दीवाने अर्ध सैन्य विभाग को। इसकी स्थापना किसने की थी? बोलो बोलो बलबन। पिछले सेट में क्वेश्चन था ना। बहमानी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो बहमानी साम्राज्य का संस्थापक आपको पता है अलाउद्दीन हसन शाह था। ठीक। और 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी राज की स्थापना की। कब किया था? 1347 ईस्वी में किया था साथियों। ठीक। और इसकी राजधानी किसे बनाया था? गुलबर्गा। और इसकी राजभाषा क्या थी? तो राजभाषा इसकी भी मराठी थी। किसकी? बहमनी साम्राज्य की। ओके, अगला सवाल देखिए, न्यूजीलैंड से कौन सा कालक्रम के अनुसार सही सम्मिलित है? तो रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य का कार्यकाल 1017 से आपका कितने तक है? 1017 से लेकर आपका 1137 तक है। 1137 तक है। उसके बाद आपका रामानंद जी का कार्यकाल कब से है? 1299 से लेकर 1299 1411 तक है रामानंद जी का कार्य। चैतन्य स्वामी का कार्यकाल कब से कब तक है? तो 1486 से लेकर 1535 तक चैतन्य स्वामी का। और गुरु नानक का कार्यकाल कब तक है? 1469 से लेकर आपका कब तक है? 1538 तक है। तो ये देखिए आपका ये तो सही, लेकिन ये गुरु नानक पहले और चैतन्य स्वामी बाद में। तो ये आपका क्या है? सही सुमेलित है। काल याद रखिएगा, रामानुजम का कार्यकाल 1017 से लेकर 1337 तक। रामानंद जो कि क्या हुए थे? उत्तर भारत में लाए थे क्या चीज? भक्ति आंदोलन का इनका कार्यकाल है 1249 से लेकर 1411 तक। फिर चैतन्य महाप्रभु का कार्यकाल आपको पता है 1486 से लेकर 1538। और आपका गुरु नानक का 1469 से लेकर 1538। ठीक है। जहांगीर के समय प्रमुख चित्रकार के विषय में कौन सा कथन सत्य है? आइए देखते हैं। कहता है मंसूर जानवरों और फूलों के चित्र बनाने में निपुण थे। सही है। अबुल हसन हसन एक छवि चित्रकार था। सही है। और गोवर्धन साधु संतों एवं फिकरी की चित्र बनाने में निपुण था। ये भी सही है। यानी कि क्या है? सभी सही है। किस गवर्नर जनरल के समय नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था किसके समय? लॉर्ड हार्डिंग के समय। और लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल कब तक? और इसी समय कब तक? 1845 से 46 ईस्वी के समय ऐसा हुआ था। और लॉर्ड हार्डिंग के समय ही क्या हुआ था? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध भी हुआ था साथियों। ठीक ना।
याद रखिएगा, प्रथम एंग्लो सिख युद्ध किसके समय हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग के समय क्या हुआ था? सुगोली की संधि हुई थी। और भारत नेपाल युद्ध हुआ था, या प्रथम एंग्लो नेपाल युद्ध हुआ था, ठीक है ना, ठीक है। और लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, और सती प्रथा पर भी प्रतिबंध लगाया था। सती प्रथा पे, दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाते लगाते ही चले गए, तो फिर कौन आ गया था? लॉर्ड एलनबरो आ गया था, लॉर्ड एलनबरो। मुस्लिम लीग का प्रथम वार्षिक अधिवेशन कब हुआ? तो मुस्लिम लीग तो पहले ही लोग बना नहीं रहा था, लेकिन उस समय का जो लॉर्ड मिंटो था, नहीं सबको फूक फूक के बनाया। और कब हुआ था? 1907 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो प्रथम वार्षिक अधिवेशन कराची में हुआ था। कहाँ हुआ था? कराची में हुआ था, ठीक ना। और दूसरा 1908 में कहा हुआ था? अमृतसर में। लेकिन मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी, ठीक है। कहता इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो बोलता तो खूब था भगत सिंह, लेकिन इनकलाब जिंदाबाद का नारा लिखा था कौन? हजरत मोहनी ने लिखा था। इनकलाब शब्द का नारा अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में किया गया था, और स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है इसके क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे, ठीक है ना। तथा महासचिव एमजी रंगा थे। फैजपुर में कांग्रेस सत्र के साथ अखिल भारतीय किसान सभा कांग्रेस का भी दूसरा सत्र चला, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? एमजी रंगा ने की थी। इनमें से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? देखिए, खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं करने वाले थे मदन मोहन मालवीय जी, ठीक है। मदन मोहन मालवीय जी ने नहीं किया था। और मोहम्मद अली जिन्ना ने तो खिलाफत आंदोलन में गांधी जी के भाग लेने पर कहा था कि गांधी जी क्या कर रहे हैं? बेकार में सांप्रदायिक आंदोलन में घुसकर इसे सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या होगा? मदन मोहन मालवीय, जो कि विश्व हिंदू परिषद के क्या थे? संस्थापक भी थे। और खिलाफत आंदोलन 1919-20 में हुआ था। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, तो किसका एसआई मात्रक है? तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक का मात्रक है जी का। इसकी 6.67 इंटू 10 क्या होता है? 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है, 10⁻⁻11, ठीक है ना। जो हेनरी कैवेंडिश द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? ये तो हेनरी कैवेंडिश, हेनरी। और कैवेंडिश ने किसकी खोज की थी? तो ऑक्सीजन की भी खोज की थी, ठीक है ना। कहता निर्विघ्न से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? तो बल्ब और त्वरण की दिशा हमेशा क्या होती है? समान होती है। निम्न से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं होता है? तो त्वरण के मान के कारण गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं होता है द्रव्यमान। आपको पता है कि द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है, भार बदलते रहता है। निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया गया है? तो नकारात्मक बल द्वारा किसमें किया गया? जब कोई वस्तु बल की दिशा की विपरीत दिशा में क्या होती है? स्थानांतरित होती है। तो क्या होता है? ये नकारात्मक कार्य किया जाता है। गति का पहला समीकरण निम्न में से किसके बीच संबंध स्थापित करता है? तो गति का पहला समीकरण न्यूटन के द्वारा दिया गया था। और वेग और समय के बीच में क्या कहता है? ये संबंध स्थापित करता है। और इसी से आपका वेग समय ग्राफ v बराबर u प्लस ए टी समीकरण सब भी निकलता है। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक ना। और आपका क्या है? एक s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी यही क्या है? प्रथम गति के नियम से प्राप्त होता है। कहता है 71 नंबर सवाल, निम्न से कौन सा जोड़ा तुलनात्मक रूप से उष्मा का कुचालक को दर्शाता है? तो उष्मा के कुचालक को दर्शाता है आपका पीबी और एचजी। क्या चाहिए? पीबी और एचजी। 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्न से कौन सा कथन सही है? ये कथन आपका कौन सा सही है? तो केवल एक समुद्री जल में ध्वनि की चाल कितना होता है? 1531 मीटर प्रति सेकंड। और हवा में ध्वनि की चाल 346 नहीं 300 कितना 333 मीटर प्रति सेकंड के आसपास होता है। इसलिए केवल एक क्या है? सही है साथियों। और जब हवा गर्म होता है 343 तक जाता है, लेकिन 46 तो होता नहीं। रेत और चीनी का मिश्रण किसका उदाहरण है? तो रेत और चीनी का मिश्रण उदाहरण है ये विजातीय मिश्रण का। किसका? क्योंकि ये मिलेगा ही नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोल में कितने होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोल में 6.022 अणु होते हैं। कितने होते हैं? 6.022 और मोल संकल्पना किसने दिया था? तो ये अलग अवोगाद्रो ने दिया था, ठीक है। विलय और विलायक के समान मिश्रण क्या कहलाते हैं? तो विलय और विलायक के समान मिश्रण विलयन कहलाते हैं, ठीक है। किसी परमाणु में कक्षा में आयोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या को किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है? ये सूत्र है आपका किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो 2n स्क्वायर के द्वारा।
प्लूटोनियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? तो प्लूटोनियम में 0 न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। प्लूटोनियम जो है ये क्या है? हाइड्रोजन का जो है समस्थानिक है साथियों, ठीक है ना। इसके नाभिक में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। ओके, कहता है निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो यह है नीले लिटमस पत्र। ये क्या है? बॉयल के नियम के अनुसार। किसके अनुसार? बॉयल। और चार्ल्स के नियम के अनुसार क्या रहता है स्थिर? तो चार्ल्स के नियम के अनुसार ताप स्थिर रहता है नियत ताप पर, ठीक है ना। कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन के यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। यह क्या है? CuSO4 होता है कॉपर सल्फेट का, और यह क्या करता है? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। यानी कि कॉपर सल्फेट किस प्रवृत्ति का होता है? अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। और अम्ल के लिए आप लोग याद रखिए, अनिल अम्ल क्या करता है? नीला को लाल। रसायन वैज्ञानिक जॉन डेवोनियर ने उत्प्रेरक के रूप में सबसे पहले किस तत्व का अवलोकन किया था? तो ये किसके किए थे? प्लेटिनम का। किसके किए थे? प्लेटिनम का। रसायन विज्ञान डेवोनियर ने सबसे पहले प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में अवलोकन किया था तथा समांतरिक खोज के रूप में क्या क्या आवर्त सारणी में विकसित किया था। और उत्प्रेरक का काम क्या है? किसी भी अभिक्रिया को गति को तेज करना या धीमा करना। निम्न में से कौन सा कवक डबल डोटे के निर्माण में प्रयोग किया जाता है? तो ये सैक्रोमाइसिस का प्रयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर किस लाइकेन से प्राप्त होता है? तो प्रयोगशाला में प्रवेश, देखिए एक तो लिटमस पेपर लाइकेन से आता है, पहले ये क्वेश्चन हो गया, और दूसरा क्वेश्चन है रसेला से। किससे? रसेला से, ठीक है। निम्नलिखित से कौन सा उत्तक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? तो अंतरकोशिकीय क्षेत्र किसका बड़ा होता है? पेरेनकाइमा का। किसका? पेरेनकाइमा का। तथा पतली भीक्ति युक्त होती है। मृदु कोशिकाएं अंडाकार, गोलाकार अथवा बहुमुखी होती है। अगला है निम्न में से कौन सा जीव अत्यल्प विकसित बच्चों को जन्म देती है? तो अत्यंत विकसित बच्चों को जन्म देता है कंगारू। और ये फिर बच्चों को अपने पेट में रख के क्या करता है? उसको विकसित करता है। निम्न में से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है? तो छोटी आंत सबसे छोटी किस में होती है? शेर में होती है, क्योंकि शेर बेचारा जो है मांस खाता है, तो ये सब क्या होता है? इसका बड़ी आंत और पेट में पच जाता है। और ये इतना याद रखिएगा कि शाकाहारियों की अपेक्षा मांसाहारी की छोटी आंत बड़ी होती है। शाकाहारी में सेलुलोज के पाचन में ज्यादा समय लगता है, क्योंकि एंजाइम जुगाली करने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होते हैं। ओके, निम्न से किसकी तुलना सेनेस्को से की जा सकती है? तो सेनेस्को से किसकी तुलना की जा सकती है? श्वेत रक्त कणिकाओं की तुलना सैनिकों से की जा सकती है, क्योंकि ये हमारे शरीर में क्या करता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। कहता सूची एक का सूची दे के साथ सुमेलित कीजिए। यूकेलिप्टस ये कैसे पौधा है? तो ये आवर्त बीजी है। ओके, साइकस क्या है? ये अनावर्त बीजी है। फर्न क्या है? तो फर्न जो है आपका ये टेरिडोफाइट्स है। और कैलिमेंडोनोमस क्या है? तो ये शैवाल है। इस तरह से आपका सही सुमेलित क्या है? बी है। परिपक्व शुक्राणु उत्पादन कहाँ होता है? तो परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन होता है वृषण में। कहाँ होता है? वृषण। ओके, और फिर वृषण से यह क्या होता है? शुक्र वाहिका के द्वारा प्रवेश करता है। मानव शरीर का सबसे छोटी कोशिका क्या है? शुक्राणु। निम्न में से कौन सा रोग कवक द्वारा नहीं होता है? तो दाद, खाद, खुजली ये सब कवक के द्वारा होता है। ओके, लेकिन अमीबिया पेचिस जो है ये किसके वजह से होता है? प्रोटोजोआ के वजह से होता है, ठीक है ना। आवर्त बीजियों के प्रजनन अंग पौधे के किस भाग में स्थित होते हैं? तो आवर्त बीजी के प्रजनन अंग पौधे के फूल वाले भाग में स्थित होते हैं। किसमें? फूलों वाले भाग में स्थित होते हैं। आइए आप गणित के सवाल है, आंसर देख लेते हैं। पहला सवाल है आपके स्क्रीन पर, क्या है? अभी 5 सवाल और होंगे पहले थी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट कितने मानक आधार पर की जाती है? ये जो है 6 मानक आधार पर किया जाता है। कितने पे? 6 पे। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तथा काम के बदले अनाज कार्यक्रम का संबंध किस वर्षीय योजना से है? ये आपका किससे है साथियों? ये आपका है 5वीं पंचवर्षीय योजना से। और 5वीं पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया था? 1975 में स्टार्ट किया गया था, और बोला था काम के बदले अनाज योजना शुरू की गई थी। आय के वितरण में व्याप्त विषमताओं को प्रदर्शित करने वाले वक्र को क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं लॉरेंज वक्र। क्या कहते हैं? लॉरेंज वक्र कहते हैं आय के वितरण में व्याप्त विषमताओं को प्रदर्शित करने वाला वक्र को। निम्न में से किस समिति का संबंध हथकरघा के विकास से है? हथकरघा के विकास से जिस समिति का, वो मीरा सेठ समिति। किसका है? मीरा सेठ समिति का संबंध हथकरघा के विकास से है।
भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना की गई थी 1985 में। कब की गई थी? 1985 में की गई थी। अब श्रेणी इतना है कि कितने पद हैं, तो TN बराबर निकालना है टोटल नंबर ऑफ टर्म, तो A प्लस N-1 इंटू क्या होगा T। इससे आप लोग N का मान निकाल सकते हैं। आपको TN दिया हुआ है कितना, इतना, और अंतर दोनों के बीच में कितना है, तो 20 में से 5 घटा दीजिएगा तो कितना का होगा, 15 का, ओ 500 का 20। ये तो क्या है आपका जीपी में है, ये पद आपके किस में है, जीपी में है साथियों। और इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है साथियों, तो ही होता है 4 बंतर कितना है इसका, तो 4 है, आर का मान कितना है 4, और इसमें फॉर्मूला होता है टीएन बराबर क्या होता है साथियों, ए आर पे पावर n-1। टीएन बराबर ए आर पे पावर n-1 से आप इसको निकालिएगा तो कितना आएगा, 6 आएगा। कितना आएगा, 6 आएगा। ओके, अगला सवाल देखिए, बिना रुके एक आदमी किसी निश्चित दूरी को 42 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से तय करता है और रुक रुक कर उसी दूरी को 28 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से तय करता है। ज्ञात करो कि वह प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकता है। वह प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकेगा, रुकने का समय तेज गति माइनस धीमी गति बटे तेज गति गुना 60 किलोमीटर प्रति घंटा से निकालेंगे तो 20 मिनट के लिए रुकेगा। कितने मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए। कैसे निकालेंगे, तेज गति कितना है 42 माइनस 28 बटे क्या होगा 42 गुना 60, और इसको सॉल्व कर देंगे। एक परीक्षा में 35% छात्र गणित में फेल हुए, 25% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए, 10% छात्र दोनों विषय में फेल हो गए। ठीक है ना, तो देखिए इस तरह से आप बना सकते हैं कि गणित में फेल हो गया कितना 35, उसके बाद आपका ऐसे बना देते हैं, उसके बाद इस किस में अंग्रेजी में फेल कितना हुआ 25, और दोनों में कितना फेल हुआ है तो 10% दोनों में, तो यहाँ 10 घटा दीजिए, ये 25 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, तो ये 25 10 और 15 तो निकल गया। अब कहता है क्या चीज, दोनों विषय में फेल हुए कितने प्रतिशत छात्र, दोनों विषय में फेल हुए तो पास हुए, तो 10% फेल हो गया, कितने प्रतिशत 50%, दोनों विषय में क्या हो गए, पास हो गए। एक आदमी दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है किंतु वह इसमें पानी मिलाता है और 25% लाभ कमाता है। मिश्रण में पानी का प्रतिशत कितना है, तो 20% है। कितना है, 25% का मान कितना होता है, 1/4 होता है साथियों। और अब देखिए 4 हो, और दूध और पानी का अनुपात कितना होगा, 4:1 होगा। अब तो 1/5 गुना क्या होगा 100, यानी कि कितना परसेंट, 20%। ठीक ना, कहता है ये 3/4 समय में 20 या आधा काम करता है, दोनों साथ मिलकर काम को 18 दिनों में पूरा करते हैं। ज्ञात कीजिए कि बी अकेले इस काम को कितने दिनों में करेगा, तो बी अकेले इस काम को कितने दिनों में करेगा, 30 दिनों में करेगा। तो ये था आपका सेट नंबर क्या साथियों, सेट नंबर 4। और इस तरह से हमने आपको कितना सेट करा दिया, हमने आपको इस तरह से लगभग 2 सेट करा दिया, सेट नंबर 3 और 4। अब 5 हम लोग कल करेंगे, ठीक ना साथियों। 5 नंबर सेट हम लोग कब करेंगे, कल करेंगे या फिर बाद में करेंगे। यह वीडियो बहुत लंबा हो गया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग पूरा वीडियो अगर आप लोग देख रहे हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। और इस वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, अपने भाई के चैनल को सपोर्ट करना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जल्द ही अगले वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।